वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड के बारे में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होते हैं और इनका वर्क क्या होता है वो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारे किडनी के ऊपर होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एड्रिनल ग्लैंड जो हैं वो कहाँ होते हैं? किडनी के ऊपर होते हैं। कि ये जो हमारी किडनी है इसके ऊपर ये जो टोपी जो लगा रखी है किडनी के ऊपर, ये टोपी हमारी क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम है, इनसे हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और एड्रिनल ग्लैंड क्या क्या हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो बाहर वाला पार्ट और एक अंदर वाला पार्ट। जो एड्रिनल ग्लैंड का बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, जो ये बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स। दो पार्ट, एक तो एड्रिनल कोर्टेक्स और दूसरा एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कोर्टेक्स हमारा आउटर पार्ट और एड्रिनल मेड्यूला हमारा इनर पार्ट। एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारे किडनी के ऊपर है, जिनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एड्रिनल कोर्टेक्स में और दूसरा एड्रिनल मेड्यूला में। एड्रिनल मेड्यूला का मतलब अंदर वाला पार्ट। जहां भी कोर्टेक्स वर्ड आता है, कोर्टेक्स का मतलब होता है जो बाहर वाला पार्ट, तो एड्रिनल कोर्टेक्स मतलब बाहर वाला पार्ट, एड्रिनल मेड्यूला मतलब अंदर वाला पार्ट। जो बाहर वाला पार्ट है वो अपने अलग हार्मोन्स निकालेगा, जो अंदर वाला पार्ट है वो अपने अलग हार्मोन निकालेगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे एड्रिनल कोर्टेक्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ते हैं एड्रिनल मेड्यूला के बारे में। तो एड्रिनल कोर्टेक्स जो है, जो कि बाहर वाला पार्ट है, एड्रिनल कोर्टेक्स बाहर वाला पार्ट, एड्रिनल मेड्यूला अंदर वाला पार्ट। जो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट कोर्टेक्स और मेड्यूला, कोर्टेक्स बाहर वाला पार्ट, मेड्यूला अंदर वाला पार्ट। तो जो बाहर वाला पार्ट है ना, जिसका नाम है एड्रिनल कोर्टेक्स, उसको भी हमने तीन और पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब जो बाहर वाला पार्ट है उसकी भी तीन लेयर्स हैं। उन तीन लेयर्स के नाम है, जो सबसे बाहर वाली लेयर्स उसका जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद बीच वाली लेयर जो कि सबसे मोटी वाली लेयर है उसका नाम है जोना फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर वाली लेयर जिसका नाम है जोना रेटिकुलेरिस। तो कोर्टेक्स के तीन पार्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि सबसे बाहर वाली लेयर है, उसके बाद उसके अंदर वाली लेयर जोना फेसिकुलेटा, फिर उसके भी अंदर वाली लेयर जिसका नाम है जोना रेटिकुलेरिस। ये तीन लेयर हैं एड्रिनल कोर्टेक्स की। तो एड्रिनल कोर्टेक्स ये हमारा किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका बाहर वाला पार्ट, आउटर वाला पार्ट एड्रिनल कोर्टेक्स, और एड्रिनल कोर्टेक्स की तीन लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर हमारी जोना रेटिकुलेरिस, और बीच वाली लेयर जो कि सबसे मोटी वाली लेयर है उसको बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और सबसे बाहर वाली लेयर हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस, ये तीन लेयर हैं हमारी एड्रिनल कोर्टेक्स की। और एड्रिनल कोर्टेक्स की ये तीनों लेयर अलग अलग हार्मोन्स निकालेंगी। ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं, तीनों लेयर से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, तीनों लेयर्स के हार्मोन्स को हम बोलते हैं कोर्टिकोइड्स। मतलब तीनों लेयर्स के जो कॉमन नाम है हार्मोन्स का वो कोर्टिकोइड नाम है। अगर मैं बात करूं जोना रेटिकुलेरिस की, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो निकालती है सेक्स कोर्टिकोइड्स। सेक्स कोर्टिकोइड्स। सेक्स कोर्टिकोइड्स। और जैसे जोना फेसिकुलेटा जो सबसे बीच वाली लेयर है, और बीच वाली लेयर सबसे मोटी भी है, बीच वाली लेयर निकालती है हमारी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और जो सबसे बाहर वाली लेयर है जिसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो निकालती है हमारी मिनरलोकोर्टिकोइड। देखो कोर्टिकोइड सब में कॉमन है। जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो सेक्स कोर्टिकोइड्स, बीच वाली लेयर जो कि सबसे मोटी है वो निकालती है हमारी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और सबसे बाहर वाली लेयर जिसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा वो निकालती है मिनरलोकोर्टिकोइड्स।
तो इन सब के हॉर्मोन्स को, ये क्या है, हॉर्मोन्स है, सेक्स कोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ये एक ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स हैं। मतलब काफी सारे हॉर्मोन्स एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं कोर्टिकोइड्स। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं उनको बोलते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स। जोना फेसिकुलेटा से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं उसको बोलते हैं हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और हमारे जोना रेटिकुलरिस से जो हमारे हॉर्मोन्स निकल रहे हैं उनको बोलते हैं हम सेक्स कोर्टिकोइड्स। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हो गया, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हो गया, और तीसरा होता है हमारा एंड्रोजोनिक कोर्टिकोइड्स या फिर सेक्स कोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में भी जो मेन हार्मोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, बहुत सारे हार्मोन्स को हम एक साथ मिला के बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में भी जो मेन हार्मोन होता है वो होता है हमारा कोर्टिसोल। ऐसे ही मिनरलोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स भी बहुत सारे हार्मोन्स का हमारा ग्रुप है, उसमें जो मेन हार्मोन होता है वो होता है हमारा एल्डोस्टेरोन। ऐसे ही सेक्स कोर्टिकोइड्स जो कि हमारे एंड्रोजेनिक कोर्टिकोइड्स हैं, उनमें मेन हार्मोन होते हैं फीमेल के अंदर एस्ट्राडायोल और मेल के अंदर हमारा एंड्रोजन। इसके अंदर एंड्रोजन, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर एस्ट्राडायोल। ठीक है, एस्ट्राडायोल और एंड्रोजन। तो एंड्रोजेनिक कोर्टिकोइड्स मतलब सेक्स कोर्टिकोइड्स जिनके अंदर मेन हार्मोन एंड्रोजन और एस्ट्राडायोल, और मिनरलोकोर्टिकोइड्स जिनके अंदर मेन हार्मोन हमारा एल्डोस्टेरोन, और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर मेन हार्मोन हमारा कोर्टिसोल। और ये सारे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, एंड्रोजेनिक कोर्टिकोइड्स या फिर सेक्स कोर्टिकोइड्स, इन सब को मिलाकर हम बोलते हैं कोर्टिकोइड्स, क्योंकि ये हमारे एड्रिनल कोर्टेक्स से निकल रहे हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं उन हॉर्मोन्स को कोर्टिकोइड्स। और कोर्टिकोइड्स कितने तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के कोर्टिकोइड्स हो सकते हैं। जो हमारे इनर वाली लेयर से निकल रहे हैं, इनर वाली लेयर से सेक्स कोर्टिकोइड्स, मिडल वाली लेयर से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, आउटर लेयर से हमारे मिनरलोकोर्टिकोइड्स। ओके, तो अब हमारा आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को अगर मैं पूछूं कहां से निकलता है, तो मैंने हमारा एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कोर्टेक्स वाला जो पार्ट है वहां से निकलता है। अब एड्रिनल कोर्टेक्स की भी 3 लेयर हैं। सबसे बाहर वाली लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स नहीं निकलता, जोना ग्लोमेरुलोसा से हमारा निकलता है मिनरलोकोर्टिकोइड्स। दूसरी वाली जो मिडल वाली लेयर है, जो सबसे मोटी लेयर है, उसको बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और जोना फेसिकुलेटा से निकलता है हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहां से निकलता है, जोना फेसिकुलेटा। और जोना रेटिकुलरिस से निकलता है हमारा सेक्स कोर्टिकोइड्स या फिर एंड्रोजेनिक कोर्टिकोइड्स। इसके काम क्या है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जो हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का बनना, फैट का यूज करके ग्लूकोज का बनना, लाइपोलाइसिस लिपिड का तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का तोड़ना, ये सारे काम इसके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में भी मेन हार्मोन कौन सा है हमारा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में मेन हार्मोन है हमारा कोर्टिसोल। ठीक है, अच्छा ये काम तो करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, इसके साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड का तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का तोड़ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फैट का यूज करके फैट को तोड़ के उससे ग्लूकोज का बनाना। तो ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी जो सेल्स हैं उन्हें रोकता है अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करने से। सेल को मना करेगा कि तुम अपने अंदर अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब मत करो, तो सेल को इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट करना रोकना, सेल को अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब करने से रोकता है। इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, मतलब किडनी का और जो हार्ट का फंक्शन है उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। और हमारे आरबीसी बनने में भी इसका रोल रहता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को ये सबप्रेस करके रखता है। जो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको ये दबाता है, इम्यून सिस्टम को काम नहीं करने देता, इम्यून सिस्टम को दबा के रखता है, कम करके रखता है। आरबीसी की प्रोडक्शन में रोल रहता है। इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में हमारा काम में आता है। जो रिएक्शन जैसे हमारी एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन को ये कम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो इसको इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी यूज करते हैं, इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए, इम्यून सिस्टम को रोकने के लिए इसका यूज होता है। तो क्या क्या काम है इसके? पहला काम हमारा
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म कराना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज को तोड़ना, लाइपोलाइसिस, लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़ना। कई सारे काम है इसके। पहले तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैट को तोड़ के उससे ग्लूकोज निकालना, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी एक टाइप का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। हाइपर मतलब बढ़ाना। लाइपोलाइसिस, लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़ना। इसके साथ साथ जो सेल है उनसे मना करेगा कि तुम अमाइनो एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब मत करो। और उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट के फंक्शन को और किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। और बॉडी के अंदर आरबीसी जो ब्लड बना जो आरबीसी बनने की हमारी प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है। तो कोर्टिसोल क्या है? कोर्टिसोल मेन हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में मेन हार्मोन कोर्टिसोल, और कोर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन को एनहेंस करता है। तो कोर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन को एनहेंस करता है। इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है जो हमारी इम्यून सिस्टम में जो जैसे एलर्जिक रिएक्शन है, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, उन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को कम करती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से अपोजिट वाली जो रिएक्शन है उनको एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस बोलते हैं। और इसको इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी यूज करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। अगर इम्यून सिस्टम को कमजोर करना है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है, मानो जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या है, दूसरे जने की हमने अपने अंदर किडनी लगाई है, तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी को पता ना चले कि हमने किसी दूसरे की किडनी लगाई है। अगर बॉडी को पता चल गया तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होगा वो दूसरे की किडनी को खत्म कर देंगे, उसे मारना स्टार्ट कर देंगे। तो हम कौन सी ड्रग्स लेंगे? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स लेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम उस टाइम पे थोड़ा वीक हो जाए, जो कि पता नहीं लगा पाए कि हमारी बॉडी के अंदर किसी दूसरे इंसान की किडनी है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर हम इसका यूज करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में भी मेन कौन? कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल क्या है? इम्यूनो सप्रेसेंट है, इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस की जो अपोजिट वाली रिएक्शंस हैं, यानी जो एलर्जिक वाली रिएक्शन तो हो गई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, तो एलर्जी से जो अपोजिट वाली रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन को रोकने वाली जो रिएक्शन है उनको बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को कौन प्रोड्यूस करता है? कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल क्या है? हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में मेन क्या है? कोर्टिसोल ही तो है। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनिरेलोकोर्टिकोइड्स कहां से निकलता है? जोना ग्लोमेरुलोसा, जो सबसे बाहर वाली लेयर है। बीच वाली लेयर जोना फेसिकुलेटा, वहां से कौन निकल रहा था? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और जो मिनिरेलोकोर्टिकोइड्स है वो निकलता है सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनिरेलोकोर्टिकोइड्स, और मिनिरेलोकोर्टिकोइड्स में जो मेन हार्मोन है वो है हमारा एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन इसमें मेन हार्मोन है, और ये जो हार्मोन है हमारा एल्डोस्टेरोन वो किडनी पे जाके लगता है। किडनी के अंदर डीसीटी वाला जो पार्ट है, किडनी के अंदर डीसीटी वाला पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट, वहां पे जाके लगेगा। और वहां पर जाकर वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का जो हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस है, वाटर का बैलेंस है बॉडी के अंदर, फ्लूइड का बैलेंस है, हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसको मेंटेन करने का इसका काम है। ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, हमारी बॉडी के फ्लूइड का बैलेंस करना, ये सब काम इसका है मिनिरेलोकोर्टिकोइड्स का। और मिनिरेलोकोर्टिकोइड्स में भी मेन हार्मोन कौन है? हमारा एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन का एक तो काम यह है कि बॉडी के अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, यानी पानी को और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करना, इसके साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना। क्या क्या? देखो, बीपी को बैलेंस करना, हमारा बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को, इसके साथ ये ब्लड प्रेशर हो गया। इसके साथ साथ जो सोडियम है उसको तो रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और एक्सक्रीशन ऑफ
पोटेशियम और फोस्फोरस, फोस्फोरस और पोटेशियम को बाहर निकालता है बॉडी से और रीएब्जॉर्प्शन कराता है किसका, सोडियम का। तो ये सारे काम है हमारे किसके, एल्डोस्टेरोन के। और एल्डोस्टेरोन किसका मेन हार्मोन है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स का। तो मिनरलोकोर्टिकोइड्स में मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन, जो कि किडनी पर जाकर लगेगा और किडनी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, बीपी बैलेंस, बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करना। इसके साथ साथ हमारा सोडियम को तो ये रीएब्जॉर्ब कराता है, सोडियम को रीएब्जॉर्ब, और एक्सक्रीट किसको कराता है, पोटेशियम को और हमारे फोस्फोरस को। फोस्फोरस और पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालेगा और रीएब्जॉर्प्शन कराएगा सोडियम का। यहां पर हम रीएब्जॉर्प्शन वर्ड का क्यों यूज कर रहे हैं, हम एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखो एब्जॉर्प्शन, एक बार तो एब्जॉर्प्शन हमारा हो चुका है, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब दोबारा से एब्जॉर्प्शन। एक बार एब्जॉर्प्शन हमारा डाइजेशन वाली प्रोसेस में हो चुका है, जो हमने सोडियम है उसको डाइजेशन वाली प्रोसेस में हमने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था सोडियम को। अब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम का, सोडियम को हमारी बॉडी दोबारा एब्जॉर्ब कर रही है, तो किडनी में जाकर वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो सोडियम हमारी बॉडी से बाहर ना निकले उसकी जिम्मेदारी एल्डोस्टेरोन की, और पोटेशियम को और हमारे फोस्फोरस को ये हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। पोटेशियम फोस्फोरस बाहर, सोडियम हमारी बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाए। वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, बीपी को हाई करता है, बीपी को बैलेंस करके रखता है, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखता है, बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है। ये सारे काम हमारे किसके हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड्स के। और मिनरलोकोर्टिकोइड्स में हमारा मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। अच्छा, जो एल्डोस्टेरोन है और जो हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन था, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, उसमें मेन हार्मोन था हमारा कोर्टिसोल। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को और हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड्स को, इसको रिलीज कौन कराते हैं, जो ये कोर्टिकोइड्स हैं, सेक्स कोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, इन्हें ये कैसे रिलीज होते हैं। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से निकलता था हमारा ACTH, कौन, ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ACTH हमारा जाके लगता है एड्रिनल कोर्टेक्स पर, और एड्रिनल कोर्टेक्स से वो कोर्टिकोइड्स को रिलीज कराता है, चाहे वो मिनरलोकोर्टिकोइड्स हो चाहे वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हो। तो ACTH का काम क्या था, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, या फिर हमारे सेक्स कोर्टिकोइड्स, जितने भी कोर्टिकोइड्स हैं उन कोर्टिकोइड्स को ACTH निकलता है। और ACTH कहां से निकलता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH, और ACTH जाके लगता है हमारा एड्रिनल कोर्टेक्स पे। एड्रिनल कोर्टेक्स पे जाके लगेगा, और फिर एड्रिनल कोर्टेक्स से ये हमारे तीनों हार्मोन निकलेंगे, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और सेक्स कोर्टिकोइड्स, या फिर सिंपल बोल दो कोर्टिकोइड्स हमारे। तो ACTH हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और हमारे सेक्स कोर्टिकोइड्स को रिलीज करता है। ACTH कहां से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा रिलीज हो रहा है। अब बात करते हैं सेक्स कोर्टिकोइड्स की, या फिर एंड्रोजेनिक कोर्टिकोइड्स। एंड्रोजेनिक कोर्टिकोइड्स कौन सी लेयर से निकलते हैं, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, और सबसे अंदर वाली लेयर हमारी जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस से निकलते हैं, और ये भी हमारे कैसे रिलीज होते हैं, ACTH से, और ACTH हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो एंड्रोजेनिक कोर्टिकोइड्स में मेल के अंदर हमारा एंड्रोजन, और फीमेल के अंदर रहता है हमारा एस्ट्राडायोल। मेल के अंदर एंड्रोजन और फीमेल के अंदर एस्ट्राडायोल। और ये एंड्रोजन और एस्ट्राडायोल दोनों ही जो हार्मोन है वो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो एक्सियल और प्यूबिक हेयर्स के लिए। एक्सियल हेयर जो फेशियल हेयर्स हैं, और जो हमारे साइड वाले जो हेयर्स हैं, और जो प्यूबिक हेयर्स हैं और जो फेशियल हेयर है, इन सब हेयर्स के ग्रोथ के लिए प्यूबर्टी के टाइम पे इन सब हेयर्स की ग्रोथ को कौन कंट्रोल करते हैं, एंड्रोजेनिक कोर्टिकोइड्स। और एंड्रोजेनिक कोर्टिकोइड्स कौन सी वाली लेयर से निकल रहे हैं, जोना रेटिकुलरिस से निकल रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोर्टिकोइड्स जो हार्मोन है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, इन दो की बात हो रही है, किस किस की, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स।
अगर इन दोनों की अगर ये कमी हो जाए इनकी, मिनरलोकोर्टिकोइड्स में मेनली कौन, एल्डोस्टेरोन, और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में मेनली कौन, हमारा कोर्टिसोल। अगर इन दोनों की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, ये कम सिक्रीट होते हैं, तो कम सिक्रीट होते हैं तो हाइपोसिक्रीशन होता है क्या, हाइपर सिक्रीशन, तो होगा हाइपोसिक्रीशन, यानी हाइपोसिक्रीशन ऑफ किसका, कोर्टिकोइड्स का। कोर्टिकोइड्स में किस किस कोर्टिकोइड्स का, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अगर इनका हाइपोसिक्रीशन हो जाए, यानी ये इनका सिक्रीशन कम हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा और बॉडी के अंदर वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं एक्यूट वीकनेस आ जाएगी, फैटीग आ जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हम एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज कब होती है, जब हाइपोसिक्रीशन होने लगता है कोर्टिकोइड्स का, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आने लगती है, और वीकनेस आने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फटीग आने लगेगा, हमारा जो पोस्चर है वो खराब होने लगेगा, और इस कंडीशन को बोलेंगे हम एडिसन डिसीज। इस पर कई बार क्वेश्चन आया है कि एडिसन डिसीज क्या है, तो एडिसन डिसीज क्या है कि जब हाइपोसिक्रीशन हो जाए, यानी कम हो जाए सिक्रीशन कोर्टिकोइड्स का, तो उसको बोलते हैं हम एडिसन डिसीज। इसमें वीकनेस होगी और फटीग आएगा। दूसरा आता है हमारा एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला जो एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला पार्ट है। जो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट थे, एक तो बाहर वाला पार्ट, एक अंदर वाला पार्ट। बाहर वाले पार्ट में हमने 3 लेयर पढ़ी, एक तो जोना, एक तो हमने जोना रेटिकुलरिस, दूसरे हमने पढ़ी जोना फेसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस से हमारे निकल रहे थे सेक्स कोर्टिकोइड्स या फिर एंड्रोजेनिक कोर्टिकोइड्स, जिसमें हमारा क्या था, एस्ट्राडायोल और एंड्रोजन। एंड्रोजन मेल में, एस्ट्राडायोल हमारे फीमेल में, जो कि किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर और प्यूबिक हेयर के लिए, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए ये चीजें रेस्पॉन्सिबल थी। जोना फेसिकुलेटा जो कि मिडल वाली लेयर थी, जिससे हमारे निकल रहे थे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में मेन हार्मोन था हमारा कोर्टिसोल। और ये कोर्टिसोल हमारे कई सारे काम कर रहा था। एक तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बना रहा था, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, किडनी का और हमारे हार्ट का फंक्शन को कंट्रोल कर रहा था, आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा था, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी यूज कर रहा था। कई सारे इसके हमारे काम थे, और रोक रहा था सेल को अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करने से। अगर हम देखें जोना ग्लोमेरुलोसा, तो यहां से निकल रहा था मिनरलोकोर्टिकोइड, और मिनरलोकोर्टिकोइड में मेन हार्मोन था एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन हमारा क्या काम कर रहा था कि हमारा बीपी को बैलेंस कर रहा था, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा था। इसके साथ साथ पोटेशियम को और फास्फोरस को हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहा था, और सोडियम को रीएब्जॉर्ब करा रहा था। ये सारे काम कर रहा था एल्डोस्टेरोन। और ये सारे हार्मोन हमारे कहाँ से निकल रहे थे, जो बाहर वाला पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स में ये सब हार्मोन और इन सब के हमने फंक्शन पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं एड्रिनल मेड्यूला के बारे में। एड्रिनल मेड्यूला से जो हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स को बोलते हैं हम कैटाकोलेमाइन। क्या बोलते हैं, कैटाकोलेमाइन। तो कैटाकोलेमाइन से हमारे हार्मोन निकलते हैं। कैटाकोलेमाइन कौन से हार्मोन है, जो कि एड्रिनल मेड्यूला से निकल रहे हैं। और एड्रिनल मेड्यूला से हमारे 2 हार्मोन निकलेंगे, एड्रेनालिन को ही बोलते हैं हम एपिनेफ्रिन या फिर नोर एड्रेनालिन को दूसरा नाम है नोर एपिनेफ्रिन। तो 2 हार्मोन एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन, और नोर एड्रेनालिन को नोर एपिनेफ्रिन। दोनों के नाम अलग हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है एड्रेनालिन का, नोर एड्रेनालिन का, या फिर एपिनेफ्रिन का, या फिर नोर एपिनेफ्रिन का, दोनों का फंक्शन एक है। और ये जो हार्मोन्स हैं, जो कि हमारे एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, या फिर इसको एपिनेफ्रिन बोलो या फिर नोर एपिनेफ्रिन बोलो, या फिर 2 अलग अलग नाम ना लो, एक ही नाम ले लो इसका, कैटाकोलेमाइन। और कैटाकोलेमाइन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इनका नाम है हमारा इमरजेंसी हार्मोन, इसको बोलते हैं फाइट हार्मोन और फ्लाइट हार्मोन। फाइट और
फ्लाइट हॉर्मोन्स। फाइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन, ये सब किसके नाम है? इसके कैटाकोलामाइन। और कैटाकोलामाइन एड्रिनल मेड्यूला से निकल रहे हैं और एड्रिनल मेड्यूला से हमारे एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन और हमारा नोर एड्रेनालिन का दूसरा नाम नोर एपिनेफ्रिन है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे ये वाले जो हार्मोन्स हैं जो एड्रेनल मेड्यूला से जो निकल रहे हैं ये इमरजेंसी की सिचुएशन में निकलते हैं। इनको इमरजेंसी हार्मोन, फाइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन, ये सब इसके नाम है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से खतरे वाली जगह पर आ गए, एकदम बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेस है और कभी ऐसी एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए, एकदम किसी से लड़ाई हो गई, एकदम भागना पड़े हमें, अचानक से कुत्ता पीछे पड़ गया और हमें भागना है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर एकदम से जो एड्रेनल मेड्यूला है वो कैटाकोलामाइन को सिक्रीट करेगा। कैटाकोलामाइन में कौन कौन सिक्रीट होगा? एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नोर एड्रेनालिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन। और इनका काम क्या होगा? क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं तो हमारी बॉडी को एकदम अलर्ट कर देंगे, हमें भागने में, हमें एकदम से एनर्जी दे देंगे, एकदम से एनर्जी देने के लिए हमारे ये रेस्पॉन्सिबल है। तो इनका काम क्या होगा? एकदम हमारी अलर्टनेस को बढ़ा देंगे। तुम सोचो कि एकदम से तुम जा रहे हो, रास्ते में एकदम से कुत्ता भागता हुआ आ रहा है तुम्हारी तरफ को, तो एकदम से तुम्हारे अंदर से ये हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो एड्रेनल मेड्यूला है वो अपने अंदर से एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन या फिर उसको बोले एपिनेफ्रिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन, जिसको बोलते हैं कैटाकोलामाइन, हमारे एड्रेनल मेड्यूला से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और एकदम से हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? अलर्टनेस बढ़ जाएगी। हमारे प्यूपल जो हैं एकदम डायलेट होने लगेंगे। जो ये काले काली चीज़ें ना आंखों के अंदर, इनको बोलते हैं प्यूपिल, और ये एकदम डायलेट होने लगेंगे, पाइलो इरेक्शन हो जाएंगे, जो हमारे रोंगटे हैं वो खड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। तुम ऐसे समझो कि एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हो, तुम एकदम टेस्ट पेपर दे रहे हो, नीट का पेपर चल रहा है, एकदम टेस्ट दे रहे हो, उस टाइम पे अलर्टनेस हमारी बहुत ज़्यादा होती है, हम एकदम बहुत अलर्ट होते हैं, हमारे प्यूपल्स जो हैं एकदम डायलेट हो रहे होते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए गलती से, तो एकदम बहुत हमारा हाईएस्ट लेवल पे दिमाग चल रहा होता है उस टाइम पर। पाइलो इरेक्शन, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एकदम से स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग मतलब पसीना आ रहा है एकदम से, हार्ट बीट तेज हो गई, हमारा सांस लेने का जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी रेट तेज हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है वो भी तेज हो गया, यानी हार्ट बीट तेज हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, हमारी अलर्टनेस बढ़ गई, प्यूपल डायलेट हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी स्टार्ट हो गई। तुम समझ रहे हो? जैसे अगर ऐसे समझो, अगर तुम जा रहे हो रास्ते में और सामने से अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसे एकदम भूत आ जाए सामने, तो एकदम क्या होगा कि तुम्हारी एकदम अलर्टनेस बढ़ जाएगी, प्यूपल डायलेट हो जाएंगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एकदम पसीने छूटने लगेंगे, पसीने छूटने के साथ साथ तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, सांस लेने के एकदम तेजी से सांस एकदम लोगे, तो क्या होगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम डर लगने लगेगा। डर की सिचुएशन हो या फिर ऐसा हो कि एकदम तुम्हें कुत्ता आ जाए सामने, भागना है वहाँ से, या कोई ऐसे स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ जाए, एकदम से तुम्हें कुछ ऐसे गलत काम करते हुए एकदम किसी ने पकड़ लिया, चोरी करते हुए तुम पकड़े गए, तो तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें एकदम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्या हो गया कि ये रेस्पिरेटरी रेट तेज हो जाएगा। तो इमरजेंसी की सिचुएशन जब आएगी, या फिर जैसे एकदम अर्थक्वेक आ गया और तुम बिल्डिंग के अंदर हो, तुम्हें बिल्डिंग से बाहर निकलना है एकदम से, तो जल्दी जल्दी बाहर निकलना है, तो तब तुम्हारी बॉडी के अंदर एड्रेनल मेड्यूला से ये सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे। कौन कौन? एड्रेनालिन, एड्रेनालिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन और दूसरा नोर एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन का दूसरा नाम नोर एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन से अलर्टनेस बढ़ेगी, प्यूपल डायलेट होंगे, पाइलो इरेक्शन होने लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीने छूटने लगेंगे, हार्ट बीट तेज हो जाएंगी, सांस तेजी से अंदर बाहर जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट तेज हो जाएगा। इसके साथ साथ जो ग्लूकोज है वो हमारा ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो ग्लाइकोजन जो है हमारा वो बॉडी के अंदर टूटने लगेगा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये भी एक टाइप का क्या है? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ लिपिड का टूटना और प्रोटीन का टूटना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी को उस टाइम पे एकदम इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक आ रहा है, बिल्डिंग से बाहर निकलना है, नहीं निकलोगे तो दब के मर जाओगे, तो एकदम जल्दी से एनर्जी चाहिए, और जल्दी से एनर्जी चाहिए तो लिपिड को भी तोड़ना, प्रोटीन को भी तोड़ना, ग्लूकोज को भी तोड़ना, ये हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें एनर्जी के लिए, ये सारी चीज़ें टूटना हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये भी एक कैसा हार्मोन है? हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है। हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन मतलब जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है।
अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज एक हमारा ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। पैनक्रियाज को हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, दोनों तरीके से काम कर सकता है, एंडोक्राइन की तरीके से भी और एक्सोक्राइन की तरीके से भी। तो इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जो एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों है। जिसमें एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो हमारा इस टाइम पे मुद्दा है, क्योंकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ना है। एक्सोक्राइन वाला पार्ट इसका हेल्प करता है डाइजेशन में। पैनक्रियाज से अंदर से पैनक्रिएटिक जूस निकलता है और पैनक्रिएटिक जूस एक्सोक्राइन वाले पार्ट से निकलता है। हमें देखना है बस एंडोक्राइन वाले पार्ट को इस चैप्टर में, जो हमें देखना है एंडोक्राइन वाले पार्ट को देखना है। तो एंडोक्राइन वाले पार्ट में हमारी आती हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस वो सेल्स हैं जो कि एंडोक्राइन वाला पार्ट बनाती हैं। अगर मैं पूछूं एक्सोक्राइन वाला पार्ट ज्यादा है क्या एंडोक्राइन वाला पार्ट ज्यादा है, तो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा है अगर कंपेयर करें एंडोक्राइन वाले पार्ट से। तो एंडोक्राइन वाला पार्ट जो है, जो कि हमें अब पढ़ना है, वो बहुत थोड़ा सा पार्ट है पैनक्रियाज का। मतलब 1 से 2 मिलियन सेल्स आती हैं बस उसके अंदर। तुम्हें 1 से 2 मिलियन ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर ये पूरे पैनक्रियाज में कंपेयर करें तो ये बस 1 से 2% सेल हैं बस। पूरे पैनक्रियाज को देखें हम तो पूरे पैनक्रियाज में बस 1 से 2% जो पैनक्रिया है वो हमारा एंडोक्राइन है, बाकी सारा जो पैनक्रिया है वो हमारा एक्सोक्राइन है। ठीक है, जो एंडोक्राइन वाला पैनक्रियाज है वो अपने अंदर से हमारे 3 टाइप के हमारे हॉर्मोन्स निकालेगा। हमारे अल्फा सेल होंगी, बीटा सेल होंगी उसके अंदर, और डेल्टा सेल्स होंगी। डेल्टा सेल्स हमारी एनसीईआरटी में इतनी नहीं दे रखी हैं, तो हम डेल्टा सेल्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अल्फा सेल के बारे में बात करेंगे और बीटा सेल्स के बारे में बात करेंगे। जो एंडोक्राइन पैनक्रिया है उसके अंदर अल्फा सेल होंगी और बीटा सेल होंगी। डेल्टा सेल भी होती हैं। डेल्टा सेल का काम मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ये सोमैटोस्टेटिन रिलीज करती हैं और सोमैटोस्टेटिन अल्फा सेल को और बीटा सेल को इनहिबिट करता है। मतलब इन्हें अल्फा सेल और बीटा सेल से हार्मोन रिलीज होने से रोकता है सोमैटोस्टेटिन, और सोमैटोस्टेटिन रिलीज होता है डेल्टा सेल से। डेल्टा के बारे में एनसीईआरटी में इतना नहीं है तो हम भी नहीं देखेंगे, हमें बस अल्फा सेल और बीटा सेल के बारे में देखना है। तो जो अल्फा सेल है वो अपने अंदर से हार्मोन निकालती हैं, जैसे ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन निकलता है अल्फा सेल से और बीटा सेल निकालती है अपने अंदर से इंसुलिन। और ये दोनों ही हार्मोन, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ग्लूकोज होमोस्टेसिस मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन करने का काम अल्फा सेल का और बीटा सेल का, क्योंकि अल्फा सेल निकालती है ग्लूकागोन और ग्लूकागोन का काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का। बीटा सेल इंसुलिन, और इंसुलिन का काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करने का। कैसे कम करते हैं ये? जो ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन क्या है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है। अगर कोई चीज ऐसे बढ़ रहा है मतलब हाइपर हो रहा है क्या हाइपो हो रहा है? अगर इंक्रीज हो रही है ना तो हाइपर हो रहा है। तो ग्लूकागोन कैसा है? एक हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन, ऊपर ही लिख रहा है ना। तो हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है, और ये कहां से निकल रहा है? अल्फा सेल से। पैनक्रियाज के अंदर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बस कितना पार्ट है पैनक्रियाज का? 1 से 2% पार्ट है, 1 से 2 मिलियन सेल है बस। बाकी जो मेजर पार्ट है जो पैनक्रियाज का वो तो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है। एंडोक्राइन वाला पार्ट तो बहुत थोड़ा सा है। एंडोक्राइन वाले पार्ट में जो हमारी अल्फा वाली सेल है वो अपने अंदर से निकालती है ग्लूकागोन। तो इट एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स। जो हमारा ये ग्लूकागोन है वो हेपेटोसाइट्स जो हमारी लीवर की सेल्स हैं वहां पर जाकर एक्ट करेगा और करवाएगा ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोजिनोलाइसिस में मतलब ग्लूकोज बनेगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। तो एक टाइप का हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है। दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी जो फैट है उसको तोड़ के ग्लूकोज में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें भी ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा। और इसके साथ साथ जो सेल्स हैं उनसे मना करेगा कि तुम अपने अंदर ग्लूकोज को मत लो। तो ये कैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है? पहला तो कि जो फैट है, फैट मतलब जैसे हमारा ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को तोड़ दिया ग्लूकोज में, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। दूसरा इनहिबिट
सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। जो सेल्स हैं उनको रोक रहा है कि वो अपने अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ना करें। अब जब सेल अपने अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर ऐसे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसीमिक, हाइपर मतलब इंक्रीज करना, ग्लाइसीमिक मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज कर दिया किसने? ग्लूकागोन ने। और ग्लूकागोन कहाँ से निकल रहा है? अल्फा सेल से। एक तो इनने सेल्स को मना कर दिया कि तुम अपने अंदर ग्लूकोज मत लो, सेल को इनहिबिट करा, सेल ने अब ग्लूकोज लेना अपने अंदर बंद कर दिया। और दूसरा जो फैट था बॉडी के अंदर उससे तोड़ के ग्लूकोज बनने लगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। दूसरा हमारा आता है इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल से। बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करना। कम करना तो ये कैसा हो गया? हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। एक होता है हमारा हाइपरग्लाइसीमिक। हाइपरग्लाइसीमिक जो कौन सा है हमारा? पीछे वाला, जो हमारी अल्फा सेल से निकल रहा है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन जो निकल रहा है। बीटा सेल ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं और बीटा सेल से जो हमारा निकल रहा है इंसुलिन, वो हमारा ग्लूकोज लेवल को हमारी ब्लड के अंदर कम करेंगे। और ब्लड के अंदर ये कैसे ग्लूकोज लेवल को कम करेंगे? ये हमारे हेपेटोसाइट्स जो हमारे लीवर की सेल्स हैं, एडिपोसाइट्स जो हमारी फैट स्टोरिंग वाली सेल्स हैं, उन सब सेल्स पे जाके लगेंगे और ये सेल्स को बोलेंगे तुम अपने अंदर ग्लूकोज को लो। ग्लूकागोन क्या कह रहा था कि सेल से बोल रहा था कि तुम अपने अंदर ग्लूकोज को मत लो, लेकिन इंसुलिन क्या करेगा कि वो सेल्स को बोलेगा, सेल्स को एनहेंस करेगा कि तुम अपने अंदर ग्लूकोज को लो। तो दोनों का अपोजिट काम है, एक दूसरे के दोनों एंटागोनिस्टिक हैं। ग्लूकागोन इनहिबिट कर रहा है सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, जबकि इंसुलिन एनहेंस कर रहा है सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो एनहेंस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक मतलब सेल से बोल रहा है हमारा इंसुलिन कि तुम अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज लो। जब ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर चले जाएगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एकदम से कम हो जाएगा। इट स्टिमुलेट ग्लूकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस मतलब जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देता है। तो इससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल है, जितना भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। तो अब क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था वैसे फैट में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, तो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। दोनों ही काम से ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। अगर इंसुलिन का काम देखें तो बिल्कुल अपोजिट है। हमारा जो ग्लूकागन का लेवल है, जो ग्लूकागोन का हमारा काम है, उससे बिल्कुल एकदम अपोजिट काम है इंसुलिन का। अब बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस की। तो डायबिटीज मेलाइटस क्या है? अगर इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाए, जो इंसुलिन है अगर उसका लेवल कम हो गया, तो इंसुलिन क्या काम कर रहा था? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है क्या डिक्रीज करता है? इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा था। अगर इंसुलिन का लेवल कम हो गया, अगर पैनक्रियाटिक सेल्स ने, या तो ऐसा हो कि जो पैनक्रियास की सेल हैं उन्होंने इंसुलिन बनाना कम कर दिया। पैनक्रियास की कौन सी वाली सेल इंसुलिन बनाती हैं? बीटा वाली सेल। तो बीटा वाली सेल्स अगर ठीक से काम नहीं कर रही हैं, या फिर क्या हो कि जो सेल्स के ऊपर जो हमारी लीवर की सेल्स हैं, जो हमारी एडिपोसाइट्स हैं, उनके ऊपर जो रिसेप्टर हैं जो कि इंसुलिन को डिटेक्ट करते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, यानी इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज हो जाए या फिर टाइप 1 डायबिटीज हो जाए, तो वो वाली डायबिटीज को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। एक डायबिटीज इंसिपिडस भी थी। डायबिटीज इंसिपिडस हो रही थी जब हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारा जो वैसोप्रेसिन है वो अगर ठीक से नहीं रिलीज हो रहा था तो। लेकिन अब बात करते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस की। तो डायबिटीज मेलाइटस में जब बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल कम हो जाए, अगर इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, इंक्रीज होना, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल कम करने वाला जो हार्मोन है, जो कि हमारा इंसुलिन है, वो ब्लड के अंदर नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर इंसुलिन ठीक से काम नहीं करेगा, इंसुलिन या तो ठीक से रिलीज नहीं हो रहा या फिर सेल से वो इंसुलिन, जो सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि इंसुलिन को डिटेक्ट करते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो हमें क्या हो जाएगा?
हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। और डायबिटीज मेलाइटस में सबसे पहली चीज क्या होगी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। पहली चीज ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो यूरिन जो होगा, जो यूरिन होगा वहां से भी ग्लूकोज हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो यूरिन में भी ग्लूकोज बाहर निकलेगा, ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। जब यूरिन से ग्लूकोज बाहर निकलेगा तो यूरिन हमारा कंसंट्रेटेड होगा, और जब कंसंट्रेटेड यूरिन हम अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे तो कंसंट्रेटेड यूरिन को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो हमें प्यास भी ज़्यादा लगेगी, और प्यास ज़्यादा लगेगी तो जो हमारा हाइपोथैलेमस में जो हमारा थ्रस्ट सेंटर है, हमारा भूख का और थ्रस्ट का सेंटर, वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, पूरी बात समझो। इंसुलिन का लेवल कम हुआ, इंसुलिन का लेवल कम हुआ, इंसुलिन का लेवल कम होने से हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया होने से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने से जो हमारे यूरिन है उससे भी ग्लूकोज पास होने लगा, यूरिन से ग्लूकोज पास होने लगा तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया। अब कंसंट्रेटेड यूरिन को पास करना है तो हमें ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड यूरिन को फिल्टर करने के लिए किडनी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा पानी हमें पीना पड़ेगा। ज़्यादा पानी पियेंगे तो बार बार हमें टॉयलेट जाना पड़ेगा, बार बार यूरिन आएगा, तो बार बार यूरिन आएगा। इसके साथ साथ हमें थ्रस्ट भी ज़्यादा लगेगी, प्यास भी ज़्यादा लगेगी और भूख भी ज़्यादा लगेगी। अब तुम कहोगे कि भूख ज़्यादा क्यों लग रही है? क्योंकि जितना भी ग्लूकोज जो कि सेल को मिलना चाहिए था, इंसुलिन की वजह से सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, सारा ग्लूकोज हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो सेल को ग्लूकोज मिल नहीं रहा, तो सेल को तो भूख लग रही है, वो तो खाने के लिए मांगेंगी। तो सेल हमारी हाइपोथैलेमस से बोलेंगे कि ग्लूकोज खाओ, हम ग्लूकोज खाएंगे तो, लेकिन सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, जितना भी ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो उससे किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है और किडनी भी फेल हो सकती है, क्योंकि कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर निकलेगा तो इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पानी चाहिए और सेल को ग्लूकोज मिल नहीं रहा। सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो भूख भी ज़्यादा लग रही है, प्यास भी ज़्यादा लग रही है और किडनी भी हमारी फेल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और बार बार हमें यूरिन आ रहा है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया। और बाद में जब सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जब लॉस हो जाएगा ग्लूकोज का यूरिन की फॉर्म में, तो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो फैट को तोड़ना स्टार्ट करेंगी, और फैट को वो तोड़ेंगी तो अपने अंदर से जब फैट टूटता है तो उसके अंदर से हार्मफुल कंपाउंड निकलेंगे, जैसे कीटोन बॉडीज, और ये कीटोन बॉडीज यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलेंगी। तो उससे जो ये कीटोन बॉडीज हैं जब ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलेंगे तो कीटोन्यूरिया भी हो जाएगा। तो एक तो हमारा ग्लूकोज भी बाहर निकलेगा, कीटोन बॉडीज भी हमारी बॉडी से बाहर निकलेंगी, जो कि हार्मफुल कंपाउंड है। और ये हार्मफुल कंपाउंड क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारी सेल्स को ग्लूकोज चाहिए था, लेकिन ग्लूकोज सेल्स को मिल नहीं रहा, तो सेल ने फैट को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, फैट को इनकम्प्लीट तरीके से तोड़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि कीटोन बॉडीज बन रही हैं, और ये कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल रही हैं यूरिन के थ्रू, इससे कि हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया, यूरिन से ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, यूरिन से ग्लूकोज बाहर निकल रहा है तो हमें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, क्योंकि सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा, सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, सारा ग्लूकोज यूरिन के थ्रू हमारा बाहर जा रहा है। तो सेल ने फैट बॉडी को तोड़ना स्टार्ट किया, और जब फैट बॉडी को तोड़ा तो हार्मफुल वहाँ पर बॉडीज बनी, जिसको बोला हमने कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडीज यूरिन से भी बाहर निकल रही हैं और हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट भी हो रही हैं, जिससे अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस सब चीज़ों को खत्म करने के लिए इसका ट्रीटमेंट रहता है इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी में हम इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, जिससे कि जो हमारा डायबिटीज मेलाइटस है वो कंट्रोल में रहती है। तो ये हमारा पैनक्रियाज वाला ग्लैंड भी हमारा पूरा हो गया। हमने आज क्या क्या पढ़ा? एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा और पैनक्रियाज पढ़ा। एड्रिनल में एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कोर्टेक्स से कोर्टिकोइड्स निकल रहे थे, एड्रिनल मेड्यूला से इमरजेंसी वाले हार्मोन, जो फाइट वाले हार्मोन, फ्लाइट वाले हार्मोन, जिसको बोलते थे कैटाकैलामाइन, कैटाकल अमाइन निकल रहे थे। और पैनक्रियाज से हमारी अल्फा सेल से ग्लूकागन, बीटा सेल से हमारा इंसुलिन, और डेल्टा सेल भी होती हैं। डेल्टा सेल से हमारा सोमेटोस्टेटिन निकलता है, जो कि अल्फा सेल और बीटा सेल को इनहिबिट करने का काम करता है। डेल्टा सेल का हमारी इतना है नहीं एनसीईआरटी में। उसके बाद हमने डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं, यहीं क्लास को फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।